नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल, एक ऐसा शो जहां पर शेयर बाजार से लेकर अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों से लेकर आपकी जेब तक तमाम मसलों पर हम बात करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आपको एक ऐसा एनालिसिस दे जिससे आपके लिए इन मसलों से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने में मदद मिल सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बताते हैं कि आज के मनी सेंट्रल की रूपरेखा क्या हो। शेयर बाजार की उथल पुथल इस वक्त देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है। 5 महीने से ज्यादा से लगातार गिर रहे बाजारों में बड़े बड़े धुरंधर फंस गए। छोटे और नए नवेले इन्वेस्टर्स तो जान ही नहीं पाए कि कब उनका पोर्टफोलियो हरे से लाल निशान में तब्दील हो गया। बाजार की गिरावट पर हो रही बहस में कई सवाल पैदा हो रहे हैं और आज के मनी सेंट्रल में हम तफसील से शेयर बाजार पर चर्चा करें। एक सवाल यह पैदा हो रहा है कि अपने पीक से करीब 14.5% नीचे आ चुके बाजार का असर कहां दिखाई दे रहा है। क्या बाजार की मार का इकोनॉमी पर असर देखने लगा है और इसका अंदाजा कहां से लग रहा है? यह कहानी बड़ी है और इसलिए मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। इसके साथ ही बाजार पर टैक्स की बात करेंगे क्योंकि यह मसला भी इस वक्त गर्म है और बात यह हो रही है कि क्या सरकार बाजार पर टैक्स घटाने वाली, लेकिन क्या यह मुमकिन हो सकता है? इसे समझेंगे सरकार के टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों के साथ। बात बाजार पर टैक्स की होगी तो यह भी जानेंगे कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में वाकई FIIs पर कोई टैक्स नहीं लगता। और आखिर में आपकी जेब से जुड़े एक और बेहद अहम मसले पर बात करेंगे जो कि जुड़ी हुई है बैंकों में आपके डिपॉजिट से। तो चलिए करते हैं फटाफट शुरुआत। शेयर बाजारों की गिरावट इस वक्त की सबसे बड़ी फिक्र है। फिक्र इस वजह से भी क्योंकि करोड़ों लोग बीते कुछ वर्षों से बाजार और म्यूचुअल फंड्स में आए हैं और पैसा लगाना शुरू किया। नौसिखिए और कम अनुभव वाले ऐसे लोगों की तादाद जो है अच्छी खासी है, जिन्हें बाजार में एंट्री करना तो आता है लेकिन एग्जिट कब करें इसका पता नहीं। अब बाजार में करोड़ों लोगों को हो रहे लॉस का असर इकोनॉमी में दिखाई देने लगा। खपत यानी कंजम्पशन बढ़ाने की जिस कोशिश में सरकार बीते कुछ वक्त से लगी थी, वहां बाजार को तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि कंज्यूमर गुड्स की बिक्री पर बाजार की गिरावट भारी पड़ रही है। दोपहिया वाहन यानी 2 व्हीलर्स, लग्जरी कारें, स्मार्टफोन, फ्रिज, टीवी और प्रीमियम कपड़ों की बिक्री पर इसका जो असर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। फरवरी में इनकी जो बिक्री है बुरी तरह से पिटी है। सवाल है प्रवीण सर आपसे कि बाजार की हाहाकार से आम लोगों की जिंदगी और इकोनॉमी दोनों पर बुरा असर देखने को मिला है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल इस वक्त की सबसे बड़ी कहानी यही है कि शेयर मार्केट में जो 5-5.5 महीने से जो एक गिरावट का दौर शुरू हुआ, अब वो धीरे धीरे आम लोगों के घरों के खर्च, डिस्क्रिशनरी खर्च इस पर भारी पड़ने लगा है। खपत का जो बढ़ोतरी या जो रिकवरी सरकार चाह रही थी, जिसके लिए ऐलान किया गया बजट में, बजट से पहले भी उसके लिए ऐलान हुए 8वें वेतन आयोग के तौर पर, वो सारा क्या मार्केट उस पूरी कवायद को, उस पूरी कोशिश को बेमानी साबित कर देगा? अब ये सवाल उठने लगे हैं। FY26 में क्या कंजम्पशन की रिकवरी होगी, क्या ग्रोथ में रिकवरी दिखाई देगी? यहाँ भी ये सवाल पैदा होने लगे हैं। वजह यह है कि जो डिस्क्रिशनरी खर्च हैं या जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपकी कारें हैं, दोपहिया वाहन हैं, आपके AC, फ्रिज, टीवी है, यहाँ पे स्मार्टफोन है, इन सब की बिक्री में बड़ी गिरावट नज़र आ रही है। जनवरी में 15.5% की ग्रोथ थी पैसेंजर व्हीकल की, जो फरवरी में 2.5% रह गई है। जो 2 व्हीलर की ग्रोथ फरवरी में 9% के लगभग नीचे आई है, जनवरी में 2% के आसपास थी। स्मार्टफोन्स की बात करें तो जो एसोसिएशन है वो बता रहे हैं कि 10 से 15% की गिरावट स्मार्टफोन्स की बिक्री में आई है फरवरी में। इसी तरह से जो टीवी है और फ्रिज हैं, इनकी सेल्स भी 10 से 15% डाउन हुई है, जो जनवरी में भी डाउन थी, लेकिन इस बार गिरावट इनमें और ज़्यादा नज़र आ रही है। बजाज ऑटो के एक एग्जीक्यूटिव ने अभी हाल में ही कहा था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है लोगों के, उस हिसाब से लोग
अब अपने पैर पीछे खींच रहे हैं, उनके सामने मुश्किलें हैं, और ऐसे में चाहे दुपहिया वाहन हो, चाहे हॉलीडे हो, वो मनाने में लोगों को अब अपना खर्च रोकना पड़ रहा है। लोगों को बड़े नुकसान इसमें नज़र आ रहे हैं, और यहीं से वो फिक्र नज़र आ रही है कि क्या कंजम्पशन का रिवाइवल होगा या नहीं होगा। जी प्रवीण सर, मेरा दो सवाल। पहला तो कि देखिए, अब से जो पहले की जो स्थिति थी, मान लीजिए 5 महीने पहले की स्थिति देख लें, उसमें बाजार जो था बुल रन में था, लगातार आप देखिए नए रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बन रहे थे। मेरा आपसे सवाल है कि एक तो लोग, मान लीजिए आम आदमी है, वो कमा रहा है, तो एक तो कमाई से इनकम होगी, दूसरा था कि मार्केट से वो कमा रहा है, तो क्या जो अदर सोर्सेज से अदर इनकम जो आती थी वो ज़्यादा खर्च होती थी लग्जरी आइटम्स में और तरह तरह की चीज़ों पर, जिस पर अभी लगाम लगता हुआ दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लॉसेस जो हैं, शेयर मार्केट में लॉसेस हैं। आपको मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में 30,000 रुपए का लॉस है इस वक्त। अब उसको ये लग रहा है कि इसको मुझको किस तरह से भरपाई करनी है, इसको मुझे किस तरह से देखना है। यहाँ आपको एक रकम दिख रही थी कि एक रिटेलर, जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप उसके मेंटलिटी के हिसाब से, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से सोचिए। सर इसको एक मिनट आप रुकिए। पहले आप बता रहे कि 30,000 का नुकसान हो रहा है, पहले वही पोर्टफोलियो में 30,000 का अगर मुनाफा हो रहा था तो आदमी समझता था कि पीवीआर चले जाए, स्मार्टफोन खरीद ले, ईएमआई पे ही खरीद ले, क्योंकि आपको आपके पास एक रकम नजर आ रही थी कि मुझे ये प्रॉफिट है 10% का या 15% या 20% का, मेरे पास स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है। अब मेरे पास जो बचत है, जो आपका सैलरी से बच रही है या बाकी इनकम से बच रही है, वहां आपके पास एक लीवे ये होता था कि आप इसको खर्च कर सकते हैं। अब लोगों को ये दिख रहा है कि क्या ये जो हेडविंड्स हैं मार्केट के सामने, जो मुश्किल है, क्या ये इकोनॉमी में डीपर जाएगी, क्या और उनके सामने पैसे को रोकना बचाना जरूरी है। इसमें एक और बहुत बढ़िया चीज़ है जो प्लीज़ बताएं, जो गंभीरता बताती है इस पूरे मसले की। शंकर शर्मा ने, दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उन्होंने हाल में एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि शेयर बाजार में जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके 500 से 700 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। ठीक है, बड़ा आंकड़ा है सर। अब जो सरकार ने जो रियायत दी है आपको टैक्स की, वो कितनी दी है? वो 12 बिलियन डॉलर की है। अगर आप रुपी टर्म में उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो 1 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। यानी 12 बिलियन डॉलर का आपने एक फायदा लोगों को दिया बजट में, कि जो आपको टैक्स छूट के तौर पे मिल रहा है 12 लाख रुपए तक की कमाई पे। 500-700 अरब डॉलर का लॉस है, 12 बिलियन डॉलर की आपकी राहत है। आप समझिए, उन्होंने कहा ये ऊंट के मुंह में जीरा है। तो इस भरपाई, इस नुकसान की भरपाई क्या 12 बिलियन डॉलर या 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट से हो पाएगी, जो मार्केट में लोग हाथ जलाकर बैठे हुए हैं। इसीलिए जी चिंता बहुत गंभीर है, और इसीलिए आज के जो मनी सेंट्रल है, हमने उसमें इस विषय पर तफसील से चर्चा करने का सर आपने शंकर शर्मा सर को लाकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरा दूसरा सवाल वही था। देखिए, 1 महीने पहले की बात है सर, फरवरी में जो बजट था उसमें आम लोगों को राहत देने के लिए, मिडिल क्लास को राहत देने के लिए 12 लाख तक की कमाई और सैलरीड है तो 12,75 तक का वो लिमिट है, वो करना हो, 8वां वेतन आयोग लाना हो, ब्याज दरों में कटौती करनी हो, या तमाम जो आप उपाय जो बता रहे हैं जो सरकार ने किया। तो मेरा अगला प्रश्न है सर कि अगर ये कहा जा रहा है कि ऊँट के मुँह में जीरा है, तो क्या कुछ और गुड न्यूज़ आने वाली है क्या सरकार की तरफ से? क्या बाजार में जो टैक्स कट है वो होगा या कुछ और? नहीं, बिल्कुल टैक्स कट की बात आपने कही, जब ये बताया कि हम इस पूरे मसले पर आज के मनी सेंट्रल में डिस्कस करेंगे तो टैक्स वाली बात भी करेंगे। लेकिन जो 1 लाख रुपए तक जिनकी कमाई है मंथली की, वहाँ पर आपका जो टैक्स छूट देने का जाहिर तौर पे एक बड़ा ऐलान है, लेकिन मार्केट में जिस हिसाब से लॉस हो रहे हैं, और इसको आप समझिए कि जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोविड के बाद का सबसे बुरा मार्केट में सेंटीमेंट इस वक्त है। तो हुआ क्या है, रिकॉर्ड टूटा है सर। हुआ क्या है कि कोविड के बाद से ही मार्केट में लोगों का जमावड़ा भी हुआ है। डीमैट खातों की आप संख्या देखें तो एक्सपोनेंशियल राइज उसमें दिखाई दिया है। 17-18 करोड़ के आसपास डीमैट खाते पहुंच गए हैं। लोगों ने इसी 5 साल के पीरियड में मार्केट में एकदम भीड़ आई है। इसी 5 साल के पीरियड में हमने लंबा चौड़ा बुल रन भी देखा है, और उसके बाद अब पहली बार एक 5 महीने का या 5.5 महीने का एक हम करेक्शन मार्केट में देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं। जो रिटेलर मार्केट में आया है, क्या वो इसके लिए तैयार था? बहुत सारे जो बड़े दिग्गज मार्केट के जानकार हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने केवल बुल रन देखा है, वो जब बेयर
रुख आएगा, बेयरिश मार्केट हो जाएगा, करेक्शन अगर बड़ा आएगा तो क्या वो इसको झेल पाएंगे? क्या मार्केट का करेक्शन थोड़ा और चला तो ये लंबा चौड़ा जो जमावड़ा हुआ यहाँ भगदड़ नजर आएगी? क्योंकि बात केवल शेयर बाजार की नहीं है, स्टॉक मार्केट की नहीं है, बात है एसआईपीज की भी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की भी, जहां पे कि बड़े पैमाने पे लोग पैसा लगा रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी भी एसआईपीज में इनफ्लो लगातार मजबूत बना हुआ है, इक्विटी फंड्स में लगातार इनफ्लो तगड़े बने हुए हैं, लेकिन एक साल का रिटर्न अगर एसआईपी का देखेंगे तो वो भी ज़्यादातर लोगों का नेगेटिव में पहुंच गया है। और वहां से जो भगदड़ है अगर वो शुरू होती है तो वो कितनी व्यापक होगी, ये इस बात को लेके कई मार्केट को के जानकार जो हैं वो आगाह भी कर चुके हैं। चलिए सर, आपने बाजार का जिक्र किया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं बाजार के एक पहलू की। ठीक है, बाजार बीते महीने में बुरी गिरावट का शिकार हुए और एफआईआईज ने कई लाख करोड़ रुपए के शेयर बेचे। आप तो परेशान होंगे, लेकिन सरकार को इस बिकवाली में भी फायदा हो रहा है। बात है सरकारी खजाने की, और हाल के दिनों में जमकर जिस मसले पर बवाल हुआ है वो यही है कि बाजार पर जो टैक्स का मसला, कैपिटल गेन्स का मसला। तो ये खबर ये है कि विदेशियों की बिकवाली से केंद्र सरकार के कैपिटल गेन्स कलेक्शन को अच्छा खासा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। कैपिटल गेन्स टैक्स पहले से सरकारी रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया है और अनुमान बताते हैं कि मौजूदा फिस्कल में सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स से तगड़ी कमाई हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सरकार को एलटीसीजी से 86,076 करोड़ रुपए मिले थे। इसके एक साल बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में एलटीसीजी टैक्स का जो आंकड़ा था वो 86,000 करोड़ से बढ़कर 98,681 करोड़ रुपए हो गया। मेरा सवाल आपसे है सर कि क्या बाजार की आफत में भी सरकार की बल्ले बल्ले होने वाली? देखिए, एक तरफ सर लोगों के पोर्टफोलियो 20%, 30% डाउन है। एसआईपीज का देखिए तो वो भी 20% से नीचे है, और सरकार कह रही है कि मतलब सरकार की आंकड़ा कह रहा है सर कि अब तो उनके बल्ले बल्ले है। जीएसटी का कलेक्शंस देखिए, कभी किसी महीने में 1.5 लाख से नीचे का आंकड़ा तो मैंने देखा ही नहीं है सर। बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं, कल ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें ये बता रहे थे कि निफ्टी के आधे शेयर 50% से ज़्यादा डिस्काउंट पे मौजूद हैं जो अपने पीक से। तो सबके पोर्टफोलियो लगभग ऐसा है कि वो रेड में चले गए हैं, लॉसेस में हैं। लेकिन मामला आ जाता वही कैपिटल गेन्स टैक्स का, जिसको लेके हाल में ही सवाल उठे, एक बवाल पैदा हुआ कि क्या कैपिटल गेन टैक्स इस पूरे मार्केट में जो पैदा हुआ है गिरावट का सिलसिला, इसकी एक बड़ी फैक्टर कैपिटल गेन्स टैक्स है जो एफआईआईज पे लग रहा है, और इसी वजह से एफआईआईज मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। जी, आपको याद होगा पिछले साल जब अगस्त में, जुलाई में बजट आया था, सरकार ने जो एलटीसीजी है और सीजीएसटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है जी 10 से उसको 12.5% किया गया था और 15 से उसको 20% किया गया था। लाख रुपए का जो था उसको 1.25 लाख किया गया था उसके, और सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंशियल उनको एक ही उस पे लाके खड़ा कर दिया गया था कि सबके लिए अलग अलग जो कैपिटल गेन टैक्स की वो हैं नियम, वो नहीं होंगे, एक जैसे नियम होंगे। उसके बाद से ये पूरा मसला शुरू हुआ। जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर तक मार्केट चढ़े, उसके बाद से गिरना शुरू हुआ, और अब हाल में आके समीर अरोड़ा ने कहा कि भारत ऐसा इकलौता देश है जो एफआईआईज पे इस तरह का इतना भारी टैक्स चार्ज कर रहा है। आपको कमाई होती है 10-12 बिलियन डॉलर की, अधिकतम हुई है, और उसके सिलसिले में आपको नुकसान जो है वो लंबे चौड़े अब नजर आ रहे हैं। तो क्या इसको अबॉलिश नहीं कर देना चाहिए, कम से कम एफआईआईज के लिए? तो वही पूरी कहानी है कि जो टैक्स है वहां पे सरकार को, अब सोचिए FY24 में 98,000 करोड़ और उससे एक साल पहले 86,000 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स पे हुआ। इस बार मामला इसलिए भी है क्योंकि बिकवाली भी बहुत तगड़ी हुई है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप पूरे FY24-25 को देख लेंगे तो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआईज की हुई है। इसी साल 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हुई है। अब जो कैपिटल गेन टैक्स में जो सरकार का जो रेवेन्यू है उसके बूस्ट होने की बात है, उसको आप ऐसे समझिए कि अगर 4.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआईज ने की है तो उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ऐसा माना जा रहा है। और अगर इतनी बड़ी बिकवाली हुई है तो वहां से कैपिटल गेन्स टैक्स पे सरकार को
लंबा चौड़ी रकम मिलती हुई नजर आ रही है। यानी मार्केट गिर रहा है, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन सरकार का खजाना कैपिटल गेन टैक्स से ही अगर 98,000 करोड़ पिछले साल आए थे, तो इस बार आप ये मान के चलिए कि इससे ज़्यादा पैसा आने की पक्की उम्मीद है। और उसमें अगर आप एसटीटी को भी जोड़ लेंगे तो आंकड़ा, कल भी हम लोग सर मनी सेंट्रल में चर्चा कर रहे थे कि वो देखिए जीरोधा के जो को फाउंडर हैं नितिन कामत, उन्होंने कहा कि 80,000 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 40,000 करोड़ भी नहीं आ पाएगा। अब जो नहीं आ पाएगा तो उसका जो भरपाई है इधर से हो जाएगा क्या सर? मैं अब आपसे समझना चाहूँगा। नहीं, अगले साल की कमाई का तो पूरा मामला शुरू होगा नए फिस्कल से। अच्छा। 1 अप्रैल से। इस साल आप देख लीजिए, इस साल तो सरकार को 54-55 हजार करोड़ रुपए सरकार ने बजट में एस्टीमेट दे दिया। अभी जब 1 फरवरी को बजट आया सरकार एसटीटी का आंकड़ा फरवरी में पिछले साल सरकार ने 37,000 करोड़ रुपए रखा था कि एसटीटी से सरकार को इस साल यानी 2024-25 में 37,000 करोड़ आएंगे। जुलाई में जब बजट पेश हुआ तो सरकार ने कहा नहीं, ये तो और बढ़ जाएगा आंकड़ा। लेकिन अब जब 12 जनवरी तक का आंकड़ा आया तो वो 44,000 करोड़ का एसटीटी तो सरकार को मिल चुका है। ठीक है। अब उसके ऊपर आप चले जाइए फरवरी और मार्च के 2 महीने, और यानी सरकार ने फिर जब बजट पेश किया तो उसमें कहा कि लगभग हमको 54,000 करोड़ रुपए अकेले एसटीटी से मिलेंगे। अगर लाख करोड़ रुपए भी आपको कैपिटल गेन टैक्स से मिलता है तो आप समझिए कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार की किटी में आने वाला है, केवल और केवल एसटीटी और ये आपका कैपिटल गेन्स टैक्स के जरिए। सर एक और बात आप हमारे व्यूअर्स को बहुत ही आसान भाषा में समझा दीजिए। मान लीजिए किसी व्यूअर को ये चीज़ ना समझ आ रही हो कि देखिए, एक तो एफआईआई भारी भरकम बिकवाली कर रहे हैं और बिकवाली कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और सरकार को कैसे मुनाफा हो रहा है। तो ये वाला जो कोरिलेशन एक बार फिर से मैं आपसे चाहूँगा कि आप समझा दीजिए, कैसे वो बेच रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उनको मुनाफा हो रहा है तो बेच रहे हैं, तो क्या एफआईआई जो लंबी गेम खेलते हैं क्या उसके पीछे ये वाला फैक्टर है? नहीं, इसको तो बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ लीजिए कि कोई भी शख्स बाजार में पैसा लगा रहा है। मान लीजिए आपने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी, अब आपने उसको 20 रुपए में बेच दिया। ठीक है, आपने उसको 2 साल 2.5 साल होल्ड किया। आप इस चीज को एक तरह से और समझिए कि पिछले 5 साल में मार्केट में बुल रन हमने देखा है, और मार्केट में जो कोविड के टाइम पे 1 रुपए की चीज थी वो 10 रुपए की चीज हुई, यानी 200, 400, 500, 1000% शेयर भागे। जिनको जानकारी नहीं थी स्टॉक मार्केट की, जो नौसिखिए थे, जो अनुभवहीन थे, उन्होंने भी मार्केट में जिस शेयर में पैसा लगाया वहां लंबा चौड़ा प्रॉफिट हुआ। और इसी वजह से एक के बाद एक लोग मार्केट में आते गए, बिना नॉलेज के इन्वेस्ट किया गया। यहाँ तक कि आप F&O में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखें तो लोगों ने आंख बंद करके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे पैसे लगाए बिना जानकारी के, बिना पढ़े, और उसका नतीजा ये हुआ कि सेबी को बार बार आगाह करना पड़ा, F&O के लिए नियम नए लाने पड़े, उसमें सख्ती करनी पड़ी, कहना पड़ा कि साहब 100 में से 93 को तो लॉस हो जाता है, आप इससे दूर रहें तो ही अच्छा है, खासतौर पर छोटे निवेशक। जी। अब आपने जो बात कही कि जो कि बिकवाली कर रहे हैं और उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं समझना चाह रहा हूं सर कि जैसे जो वीकर हैंड्स होते हैं वो तो हॉट मनी के फेयर में रहते हैं कि जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, निकाल के भेज दो। लेकिन एफआईआई तो मोटी रकम लगाते हैं ना सर, तो वो सोचते हैं कि मोटा जब तक मुनाफा ना बांध ले तब तक क्यों ही बेचना। तो क्या ये कारण अहम है सर कि वो प्रॉफिट में है इसलिए उसको कैपिटल गेन्स टैक्स पर? नहीं, ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो रिटेलर हैं, उनको ये नहीं पता होता कि एग्जिट कब करना है। एंट्री तो पता होती है, एंट्री तो वो तब करते हैं जब पीक होता है अमूमन। जब चढ़ रहा होता तब उनके पास खबर पहुंचती कि ये तो शेयर चढ़ रहा है, इसने 1 साल में 150% का रिटर्न दे दिया। अब वो आप उस टाइम पे एंट्री की, उसके बाद से मार्केट गिरने लगा, शेयर गिरने लगा। अब आपको पता नहीं है कि यहाँ से एग्जिट कब करना है, या लॉस में, हल्के लॉस में आपको एग्जिट कर लेना है और बड़े लॉस से बचना है। तो छोटे निवेशक यहाँ बड़े पैमाने पर ट्रैप हुए इस तरह से मार्केट में। एफआईआई के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा उनके वेल्थ मैनेजर्स भी अवेलेबल रहते होंगे। उन्होंने पिछले 4-5 साल में अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए, और मार्केट में अगर स्टैगर्ड मैनर में भी निकले तो भी उनको, मेरा ये मानना है कि अच्छा खासा अगर प्रॉफिट हुआ है तो वहां पे वो तो प्रॉफिट पे उनको टैक्स देना है ना। आपने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उस पे 10 रुपए का आपको, भाई अगर अभी तक जो टैक्स का रेट है वो 10% है तो उस पे आपको 10% का रेट देना पड़ा। 100 की कमाई हुई तो 10 रुपए देना है, वो दे के वो तो निकल गए सर। वही प्रॉफिट जो उस पे टैक्स जो लगा है वो सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू दे रहा है, क्योंकि 4-4.5 लाख करोड़ रुपए का सरकार जो बिकवाली एफआईआई ने की है। चलिए सर,
इसी कहानी को हम जोड़ेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर जो मचे बवाल के साथ। आपको याद होगा सर कि बिजनेस स्टैंडर्ड के एक प्रोग्राम में दिग्गज इन्वेस्टर और हेलियोस कैपिटल के को फाउंडर समीर अरोड़ा ने एफआईआईज पर भारत में लगने वाले टैक्स को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया के 200 देश में से 199 देशों में एफआईआईज पर कोई टैक्स नहीं लगता। भारत का एफआईआईज पर कैपिटल गेन्स टैक्स लेना सही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई दुनिया में कोई देश विदेशी इन्वेस्टर्स से टैक्स नहीं वसूलता? पीडब्ल्यूसी के आंकड़े बताते हैं कि ब्राजील और मैक्सिको जैसे इमर्जिंग बाजार एफआईआई से 20% या उससे ज्यादा टैक्स वसूलते हैं। सऊदी अरेबिया और उज्बेकिस्तान भी ऐसे ही देशों में शुमार है। इन देशों में भी 20 से लेकर 35% तक टैक्स विदेशी इन्वेस्टर्स से कैपिटल गेन्स पर लिया जाता है। सर, मेरा सवाल है कि कैपिटल गेन्स टैक्स पर ये क्या नई हकीकत सामने आ गई? पहले तो कहा जा रहा था कि देश के जितने भी दुनिया के जितने भी जो देश हैं वहाँ तो कहीं नहीं लगता, आप क्यों लगा रहे हैं? विदेशी भाग रहे हैं, 4-4 लाख करोड़ की बिकवाली हो रही है, 40 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन डूब गया, लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो डेंट पड़ गया, सरकार कब जागेगी? टैक्स कम करो। बिल्कुल, ये फैक्ट चेक टाइप का मामला है जहाँ पे कि अब ये पता चल रहा है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इंडिया लेता है 10% जी टैक्स ले रहा है एलटीसीजी के तौर पे, लेकिन दूसरे मार्केट्स भी जो हैं इमर्जिंग मार्केट, भारत जैसे ब्राज़ील हो, मैक्सिको हो, उज्बेकिस्तान हो या दूसरे और सऊदी अरबिया है, वहाँ पे भी अगर एफआईआईज पैसा लगाते हैं मार्केट्स में और वहाँ प्रॉफिट होता है तो उस पर भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देने पड़ते हैं। और भारत से कहीं ज़्यादा टैक्स हैं, 20% से 35% तक के टैक्स यहाँ पे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट की गिरावट को लेके जो एक बात और बड़ा तर्क दिया जा रहा है, ये बात है कि टैक्सेस को लेके इश्यू है, लेकिन सोल फैक्टर मार्केट की गिरावट का केवल और केवल कैपिटल गेन टैक्स है, वो शायद सत्य नहीं है। ऐसा समझ में आता है इस बात से कि जहाँ पे टैक्सेस का दूसरे देशों में भी है, ये चीज़ बता रही है उसको। सर, इस बात को मैं और जोड़ना चाहूँगा। कोटक महिंद्रा बैंक के एएमसी के एमडी जो हैं नीलेश शाह साहब से आपसे भी चर्चा हुई थी। इन्होंने कहा कि देखिए, सरकार को कुछ अतिरिक्त नीतिगत उपाय लागू करके विदेशी निवेशकों को अट्रैक्टिव बनाना होगा, उनके निवेश को अट्रैक्टिव बनाना होगा। जैसे कि आईपीओज और ऑफर फॉर सेल में विदेशी निवेशकों के लिए विशेष कोटा और छूट देना होगा। सेकेंडरी मार्केट में एफपीआई को प्राथमिकता देनी होगी। एफपीआई निवेश पर सरकार की ओर से गारंटेड रिटर्न यानी जीसैक की बात हो रही है सर, वो, और केवाईसी और आईटीआर फाइलिंग से भी इनको छूट देने की बात कही जा रही है। अब आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो 4 पॉइंटर्स है सर नीलेश शाह साहब का, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये तर्कसंगत है? बिल्कुल, नीलेश शाह ने आईपीओ एफपीओ वाली जो बात बताई, ओएफएस की बात बताई, जहां कोटा की बात कही है, और केवाईसी और आईटीआर की बात कही है। बेसिकली अगर आईपीओ की और ओएफएस को अगर हम छोड़ दें तो केवाईसी, आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत और ऐसे कई सारे जो कदम हैं, नीतिगत जो कदम हैं, वो रिफॉर्म की बात को बताते हैं कि सरकार को अब कई मोर्चों पे आर्थिक क्षेत्र में कुछ बड़े रिफॉर्म करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिससे कि एक स्थायी तौर पर विदेशी इन्वेस्टर भारतीय बाजार में पैसा लगाने के लिए आए। नीतियों को उदार और नीतियों को आसान बनाना पड़ेगा। केवाईसी के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो पिछले कुछ वक्त में बहुत सख्त किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेके और दूसरी चीज़ों को लेके सख्ती बरती गई है और इसकी जद में एफआईआईज भी आ गए हैं। तो वो जो पूरी एक कहानी है, वहाँ पे रिफॉर्म का पूरा मामला सामने आ जाता है। गवर्नमेंट को अब रिफॉर्म की तरफ आगे कदम बढ़ाने होंगे और वहीं से मुझे लगता है कि एफआईआईज को जो बाकी फैक्टर हैं, मान लीजिए जो अमेरिका का फैक्टर है एक बड़ा इस वक्त, टैरिफ की चीज़ है। अमेरिका का मार्केट जो विदेशी इन्वेस्टर्स को ज़्यादा आकर्षक लग रहा है, चीन का बाजार ज़्यादा आकर्षक लग रहा है, वहाँ भारत को अपना दिखाना होगा कि भारत किस तरह से रिफॉर्म कर रहा है, भारतीय बाजार किस तरह से अट्रैक्टिव और ल्यूक्रेटिव है। जी, बाजार की चर्चा खूब हो गई। अब आते हैं हमारी आखिरी खबर की तरफ। ये खबर भी हमारी आपकी जेब से जुड़ी है। बात है बैंकों में जमा आपके पैसों की सेफ्टी, डिपॉजिट इंश्योरेंस, जिसे मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 या 15 लाख रुपए करने की चर्चा चल रही। लेकिन आपको ज़्यादा डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज देने में कहीं बैंकों का बैंड तो नहीं बच जाएगा? रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट बताती है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने से बैंकों के नेट प्रॉफिट में
12,000 करोड़ रुपए तक का झटका लग सकता है। बैंकों के रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी में गिरावट इसकी बड़ी वजह बताई गई। मेरा सवाल है सर आपसे कि लोगों को राहत मिली तो बैंकों की आफत बढ़ेगी क्या? नहीं, बिल्कुल। जो इकरा की रिपोर्ट है वो ये बता रही कि 12,000 करोड़ रुपए तक का बैंकों का प्रॉफिट घट सकता है केवल और केवल डिपॉजिट इंश्योरेंस की वजह से। फैक्टर उसमें ये है कि एक तो रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी, इन दोनों को में नरमी आएगी, इन दोनों में गिरावट आएगी। जो इकरा की रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि रिटर्न ऑन एसेट्स में लगभग 4 बीपीएस की गिरावट आ सकती है और रिटर्न ऑन इक्विटी में लगभग 40 बीपीएस की गिरावट दिखाई दे सकती है। जी। अगर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ते हैं जी। तो ये जो रिटर्न ऑन एसेट है यहाँ पे गिरावट 7 बीपीएस की हो सकती है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 68 बीपीएस यानी 0.68% की गिरावट नज़र आ सकती है। और इसका सीधा असर बैंकों के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्जिन है और सीधा सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर दिखाई पड़ सकता है। यानी अगर सरकार आम लोगों के हित में फैसला लेती है, बैंकों में डिपॉजिट का इंश्योरेंस को बढ़ाती है, जिसका बवाल हमने हाल के वक्त में देखा, तो बैंकों के लिए वो थोड़ा नेगेटिव साबित हो सकता है। ये एक बड़ी कहानी है इसमें। सर, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो बवाल है उसका आपने जिक्र किया, फिर पंजाब नेशनल बैंक में 271 करोड़ के आसपास की जो गड़बड़ी थी वो थी। मेरा आपसे छोटा छोटा 2 सवाल है सर कि ये हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, मान लीजिए हमारे व्यूअर्स को नहीं पता है, उसका इंश्योरेंस कौन करता है सर, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और कौन फैसला लेता है सर कि उसका हम सिक्योरिटी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे? देखिए, DGCIC करके एक जो संस्था है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आपके पैसे का जो बैंकों में जमा है उसका इंश्योरेंस करती है। उसका नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी इस पे है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है। इसके लिए बैंकों को अपने हर डिपॉजिट पर एक प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए सर, इसको आसान भाषा में समझ, मेरा 10 लाख रुपए बैंक में जमा है सर, तो मुझे प्रीमियम पे करना पड़ता है कि जो बैंक मतलब XYZ बैंक है बैंक को पे करना पड़ता है। हर 1 लाख रुपए पे 12 पैसे का प्रीमियम के भुगतान की बात है। इसी को लेके पिछले साल जो RBI के डिप्टी गवर्नर थे M राजेश्वर राव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बैंकों की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर फिक्स होनी चाहिए। बैंक कितना रिस्क ले रहे हैं डिपॉजिट जमा करने में, कोई बैंक दे रहा है 9% ब्याज दर, कोई बैंक दे रहा है 7% ब्याज दर। दोनों बैंकों के जो ब्याज दरों के बीच में गैप है उसमें रिस्क एसोसिएटेड है। जो बैंक ज़्यादा आपको ब्याज दे रहा है वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। उस बैंक से जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम ज़्यादा लिया जाना चाहिए। इस बात का तर्क उन्होंने M राजेश्वर राव ने पिछले साल अगस्त में दिया था। एक बात उन्होंने और कही थी कि जो छोटा तबका है, गरीब तबका है, वो अगर बैंक में पैसा जमा कराता है और मान लीजिए वो 5 लाख से ज़्यादा उसका पैसा है, वो पूरा पैसा सिक्योर होना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो अपना जीवन भर की कमाई बैंक में डालते हैं। किसी की मान लीजिए 50 लाख रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, अब बैंक डूब गया तो क्या एक सीनियर सिटीजन जिसके पास कमाई का अब कोई जरिया नहीं है, उसका पैसा सेफ नहीं होना चाहिए? ये बात उन्होंने कही थी कि 2 तबके, गरीब और 60 साल से ऊपर के रिटायर्ड लोग या जो वयोवृद्ध लोग हैं, उनको इस पूरे टर्म से छूट मिलनी चाहिए। उनका जितना पैसा बैंक में जमा है वो पूरा का पूरा इंश्योर्ड होना चाहिए। अब जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला आया उसके बाद से ये मांग फिर से तेज हुई है कि बैंकों में जमा आपकी रकम है वो 5 लाख से उसकी लिमिट बढ़नी चाहिए, वो रकम की सेफ्टी बढ़ाई जानी चाहिए। तो अब सरकार को उसके बाद से बयान आए गवर्नमेंट की तरफ से कि हम इसकी रिव्यू कर रहे हैं, बढ़ाने पे सोच रहे हैं, लेकिन वो मामला फिलहाल ठंडा दिखाई दे रहा है। क्या सरकार बढ़ाएगी ये देखना होगा। 10 लाख करती है, 12 लाख करती है, 15 लाख करती है, लेकिन ये बढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, लोगों की कमाई बढ़ी है, लोगों का पैसा बैंकों में जमा बढ़ा है, उसके हिसाब से ये जो 5 लाख का
गारंटी है, 5 लाख का कवर है, ये बेहद नहीं सर, इसको नाकाफी ऐसे है। भी देखिए ना, सबका आजकल लिमिट ऊपर उठता चला जा रहा है। जैसे जो कमाई की है सर, 12 लाख तक की जो कमाई का टैक्स छूट है वो बात की जा रही है, 8वें वेतन आयोग की बात की जा रही है, तो अच्छी खासी उसमें भी सैलरी बढ़ेगी तो लोगों के पास जो पैसा है वो आएगा। सर तो इस बात को ऐसी मतलब आसान भाषा में समझे कि जिस तरह से हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो सम एश्योर्ड बढ़ाते हैं कि हाँ भाई हमको अब इतने लाख का इंश्योरेंस चाहिए, तो हमारा जो प्रीमियम बढ़ जाता है, तो ठीक उसी हिसाब से बैंकों का भी जो अपना प्रीमियम बढ़ाना होगा, इसलिए उनको 12,000 करोड़ का घाटा होगा बैंकों का। हाँ बिल्कुल, अगर उनका प्रीमियम बढ़ता है, मान लीजिए 12 लाख रुपए तक का या 10 लाख रुपए तक की अगर सरकार कर देती उनको है ज़्यादा प्रीमियम तो पे करना बैंकों को प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो घाटा होगा। उसका जो रिटर्न ऑन एसेट्स है और रिटर्न ऑन इक्विटी है, वहाँ दोनों पे गिरावट आ सकती है। चलिए सर, बहुत ही आपने आसान भाषा में विस्तार से तमाम जितने भी खबरें थे बिजनेस जगत की उसको आपने आसान भाषा में समझाया। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी सेंट्रल।